नमस्कार मित्रों। 10 दिसंबर को पूरी दुनिया विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे युद्ध हुए हैं और उसके चलते मानवाधिकारों का बहुत हनन हुआ है। मनुष्य जब मनुष्य है तो मनुष्य के नाते उसको बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है और वो मिलना चाहिए और वो सबको इक्वल मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। और अब तो खैर जागृति भी आई है, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा क्रश होता था। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, भाषा के नाम पर बहुत सदियों से लोगों को क्रश किया जाता रहा था। तो इसके लिए फिर मानव जाति जागा और उसने डिसाइड किया कि नहीं, इस प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है। अगर एक सभ्य समाज में रहना है तो एक मनुष्य के नाते जो एक अधिकार होना चाहिए वो सबको मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर को मानव जाति ने एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट को साइन किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। ये जो साइन हुआ था, ये सार्वभौमिक घोषणा पत्र कह सकते हैं मानवाधिकार पर। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जनरल असेंबली का स्पेशल मीटिंग हुआ था पेरिस में, उस मीटिंग में दौरान ये साइन किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। तो चूँकि 10 दिसंबर को ये ऐतिहासिक बिल साइन हुआ था, ये ऐतिहासिक जो साइन हुआ था डॉक्यूमेंट, तो इसीलिए जो है कि इसको मनाया जाता है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है कि ये जो डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, जो कि साइन हुआ 1948 को, इसको अभी तक करीब 524 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा अनुवादित डॉक्यूमेंट का एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ये बनाए हुए है कि सबसे ज़्यादा अनुवाद अगर किसी डॉक्यूमेंट का हुआ है तो वो यही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। अभी तक 2020 ईस्वी तक करीब 524 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। चूँकि मानव जाति जिस चीज़ पर बिल्कुल तैयार है, एकमत है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, तो इसीलिए ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है कि एक दिन लोग मिलें, बैठें, विचार करें और फिर से उसको याद करें कि कौन कौन सा मानवाधिकार है और वो मानवाधिकारों का सही तरीके से संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो सरकारों को उस पर जागरूक करना और उस पर एक्शन लेना, ये उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। अब ये शुरू कैसे हुआ, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में, तो उस समय फिर जर्मनी पर बहुत सारा विभेदकारी नीति लागू कर दिया गया, जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। तो पहला विश्व युद्ध के बाद उसमें इतना ज़्यादा जर्मनी के साथ ये किया गया कि वो वहाँ पर राष्ट्रवाद के रूप में उभरना ही था, वो हिटलर का जन्म हुआ और फिर वो लोगों को उसका बदला लेने लगा। और जब बदला लेने लगा तो फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में फिर जो उसमें करीब 3 करोड़ लोग मरे थे, द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 7 करोड़ लोग मरे। तो और ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला। और शुरू में इसमें अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन जापान ने जब पर्ल हार्बर को डैमेज किया तो उसके बाद अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। अब ये जब शामिल हो गया, और उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे रूजवेल्ट अमेरिका के वो राष्ट्रपति हैं जो कि सबसे ज़्यादा टर्म तक रहे हुए हैं और करीब 4 टर्म इनका था। और 1933 से लेकर के 1945 तक ये वहाँ के राष्ट्रपति रहे। और तो उस समय क्या हुआ कि भाई लोगों में, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी ग्रुप ऑफ लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, लेकिन वो लीग ऑफ नेशन लोगों युद्ध को नहीं रोक पाया आगे आने वाले, क्योंकि उसके पास पावर नहीं था ज़्यादा। तो फिर बाद में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई और यूनाइटेड नेशंस जब स्थापित हो गया तो उसके बाद लोग इस पर चर्चाएं करने लगे कि भाई एक तो संस्था होनी चाहिए जहां पर कि मानवाधिकारों का जो हनन हो उसको रोका जा सके। तो यानी वर्ल्ड वार में 2 वर्ल्ड वार जब आदमी लड़ लिया तो उसके बाद लोगों को ये जागृति आई कि नहीं, इस प्रकार से तो जीवन नहीं चल सकता, ये दुनिया नहीं चल सकती। एक कहीं न कहीं तो एक कॉमन मिनिमम चीज़ बनाना होगा एक सभ्य समाज में रहने के लिए कि भाई इस मुद्दे पर भेदभाव नहीं करना है और उसी के दायरे में रहना है। कुछ ऐसा नियम कानून है जो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी देश समय काल के परे का चीज़ है
कि उस पर तो एक मत होना ही होगा, नहीं तो फिर आप सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता उसको। तो इसीलिए जो है कि उसके बाद लोग मांग करने लगे कि नहीं भाई, ये ह्यूमन राइट पर एक होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है इसके लिए कमेटी बनाया गया। जब यूनाइटेड नेशंस शुरू हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने अपना काम करना शुरू किया, तो उसके बाद जो है कि ये उस पर कमेटी बनाया गया। और सबसे पहले जो है 1948 को अमेरिकन ह्यूमन राइट एक आया डॉक्यूमेंट, और इसमें जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ली वो रूजवेल्ट की वाइफ थी, एलेनोर रूजवेल्ट नाम है उनका। वो फर्स्ट लेडी रही सबसे ज़्यादा समय तक अमेरिका में, अभी तक उनके नाम पर रिकॉर्ड है, क्योंकि रूजवेल्ट उनके हस्बैंड थे और वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वो रहे, तो इसलिए ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है। तो ये जो आई एलेनोर रूजवेल्ट, इनको जिम्मा दिया गया ह्यूमन राइट के बचाव के लिए, जो कमेटी बनाया गया कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो इसका जो इंचार्ज है वो बनाया गया आपको इन्हीं को, रूजवेल्ट की वाइफ को। और इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, क्योंकि जब रूजवेल्ट हट भी गए थे तो भी जो एलेनोर रूजवेल्ट जो थी, वो जो उसके बाद भी वो यूनाइटेड नेशंस की रिप्रेजेंटेटिव रहीं, यूएसए की रिप्रेजेंटेटिव रहीं यूनाइटेड नेशंस में। तो और इसलिए उनका अच्छा खासा लिंक था, तो सब लोग उनकी बात मानते थे, तो इसलिए जो है कि उनको उन्हीं को दिया गया जिम्मा। और फिर वो बहुत सारा मीटिंग वूटिंग के बाद फिर फाइनली जो है पेरिस में जनरल असेंबली का जो मीटिंग था, उसी में इस डॉक्यूमेंट को साइन किया गया। तो ये ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट बना, जिसको 524 भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। तो दूसरी बात, इसमें कुछ और भी बातें जानने लायक है, वो ये कि जब ये एक्ट पास हुआ था, तो उस दरमियान तो चूँकि यूनाइटेड नेशंस में बहुत कम मेंबर हुआ करते थे, तो टोटल 58 मेंबर्स में जो है कि 48 ने ही साइन किया था इस पर, और इसमें से जो 8 मेंबर थे वो गायब हो गए थे, और 2 मेंबर जो है कि आपको वो नहीं वोटिंग कर पाए थे। तो होंडुरास और एक और जो है वो वोट नहीं कर पाए थे, और 8 मेंबर जानबूझ करके उठ के चले गए। तो जो 8 मेंबर थे वो जो उठ के चले गए थे, उसमें से एक साउथ अफ्रीका था। चूँकि साउथ अफ्रीका में रंग भेद बहुत ज़्यादा था, एपार्थाइड था, तो बहुत ज़्यादा रंग भेद की वजह से वो कभी नहीं चाहता था वहाँ का सरकार कि इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बने। वो कहीं ना कहीं वो उसको प्रिजर्व करना चाहते थे, अपने यहाँ जो रंग भेद था उसको बचाना चाहते थे, इसीलिए वो उठ के चले गए। एक तो वो चले गए, दूसरा चले गए इसमें सऊदी अरबिया भी उठ के चला गया। और सऊदी अरबिया का कहना था कि जो इसमें राइट टू रिलीजन, हर आदमी को अपना धर्म मानने का अधिकार है और धर्म बदलने का अधिकार है, और जो बोथ सेक्सेस को इक्वल राइट देने का जो बात था कि मेल फीमेल को इक्वल राइट, तो सऊदी अरबिया का कहना था कि नहीं, धर्म बदल नहीं सकते आप, उस राज्य में तो सबको मुस्लिम रहना होगा, और जो है कि इक्वल सेक्स को कैसे आप इक्वल राइट दीजिएगा, फीमेल को उतना राइट कैसे मिल सकता है जितना मेल को मिला हुआ है। तो इसीलिए सऊदी अरबिया ने उस समय इसका विरोध किया, और वो विपक्ष में वोटिंग नहीं किया, उसके विरोध में वोटिंग नहीं करके वो सीधे एब्सटेन कर गया। विपक्ष में कोई वोटिंग नहीं किया था, 58 देश में से एक भी देश विपक्ष में वोटिंग नहीं किया, और उसको सीधे उठ के चले गए। तो साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, ये 2 देश जो है वो उठ के चले गए। और उसके अलावा 6 जो कंट्री थे वो थे आपके कम्युनिस्ट कंट्री। तो कम्युनिस्ट कंट्री में जैसे रसिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है, हंगरी है, ये सब जो देश थे, तो इसमें कम्युनिस्ट शासन था। और ये लोग जो क्या किए, ये लोग भी विरोध किए, मतलब उठ के चले गए। तो इनका तर्क ये था कि आपने जब इसको बनाया तो आपको तो एक लाइन लिखना होगा कि जो है कि नाजियों का जो बर्बरता है उस पर पूरा अलग से उसको भी घुसाइए उसमें। और जो दूसरा उनका ऑब्जेक्शन था कि आप सबको बोलने की जो आज़ादी थी वो इस प्रकार से वो नहीं कहना चाहते थे, कि उनका कहना था कि कम्युनिस्टों में खासकर एक बात है कि आपको विचारधारा थोपा जाता है, तो इसलिए वो लोग शुरू से ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अगेंस्ट रहे थे। तो वो विरोध में वोट तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में आप उसके विरोध में वोट दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपकी बदनामी होगी और ज़्यादा। तो इसीलिए वो रसिया जो है और जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री थे वो उठ के चले गए, क्योंकि कोई भी कम्युनिस्ट मुल्क में आप देखिएगा तो वहाँ लोकतंत्र नहीं होता है, वो आपका एक ही पार्टी का शासन होता है और सबको उसी के अनुसार चलना होता है। तो कहीं ना कहीं ये मानवाधिकार का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए रसिया और जितने भी जो है कि बेलारूस,
जो आपका चेकोस्लोवाकिया, उज़्बेकिस्तान, ये सब जितने भी उसके अंदर के जो देश, यूक्रेन, ये सब लोगों ने करीब करीब 6 कंट्री थे कम्युनिस्ट कंट्री, इन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के लिए वो उठ के चले गए। तो टोटल उस समय 58 देशों में 48 देशों ने उस पर साइन किया और 10 लोग जो है कि वो या तो वोट नहीं कर पाए या तो उठ के चले गए। तो ये उसका इतिहास है जो कि दर्ज है। और भारत उसमें साइन किया था और पाकिस्तान ने भी साइन किया था। उस समय जो है कि भारत 1948 में तो आज़ाद हो ही चुका था, 47 में भारत को आज़ादी मिल गया था, तो वो उसमें साइन किया था। और तो ये मतलब कि एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बन गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। तो और ये पूरे उस समय एक और ऑब्जेक्शन भी था, इंग्लैंड भी तो उस समय ऑब्जेक्ट किया था। इंग्लैंड का कहना था कि इसमें कुछ लीगल राइट भी होना चाहिए, नहीं तो फिर तो ये तो केवल मोरल डॉक्यूमेंट है, इट इज़ नॉट ए लीगल डॉक्यूमेंट। तो मोरली, लेकिन क्या है कि शुरुआत होना ज़रूरी था। अब एक ही बार लीगल डॉक्यूमेंट जो कि सब देश पर बाइंडिंग हो, बिल्कुल उस प्रकार से करना मुश्किल था। तो इनिशियली वो विरोध किया, बट वो फिर भी सपोर्ट में जो है कि साइन किया है इंग्लैंड। लेकिन उसका एक दर्ज है, उसका जो ये बात उनका जो ऑब्जेक्शन था इंग्लैंड का, वो उसमें दर्ज है कि उन्होंने कहा था कि भाई इसको मोरल नहीं, इसको लीगल ग्राउंड देना चाहिए। तो वो उनका ऑब्जेक्शन दर्ज है। शुरू में इसको बनाया गया था इवरी मेंस हैव राइट करके बोला जाता था, मेंस राइट, लेकिन बाद में इसमें इसको चेंज करके ह्यूमन कर दिया गया, तो ह्यूमन राइट हो गया ये। तो जहाँ तक अब आप देखिएगा कि तो शुरू में लागू हुआ, फिर धीरे धीरे करके, और उसी में बताया गया था कि भाई सब देश अपने अपने यहाँ कमीशन भी बनाएंगे, क्योंकि आगे चल करके 1948 में हुआ, बाद में जो 1993 में भी ये हुआ, मीटिंग हुआ, उसमें ये कहा गया कि सब देश जो है अपने यहाँ ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाएं और स्टेट में भी बनाएं। तो इसीलिए भारत में भी ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन किया गया। उस समय ऑर्डिनेंस लाया गया था। शुरू में जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था तो वो ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाया गया था, सितंबर के महीने में 1993 ईस्वी में ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाया गया। बाद में जो है उसको 12 अक्टूबर से जो है कि वो उसको पास करके वो बिल उसको स्थापित कर दिया गया, कानून बना करके उसको फिर ये संसद से पास करा लिया गया। तो फिर वो बिल से फिर एक्ट बन गया। तो ह्यूमन राइट एक्ट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट के थ्रू वो होता है। और उसको फिर 2019 में अभी संशोधन किया गया, और 2019 के जो संशोधन हुआ है जुलाई में, ह्यूमन राइट जो कमीशन एक्ट जो है, उसमें संशोधन के द्वारा किया गया कि जो टेन्योर हुआ करता था इनके अध्यक्ष का, वो हुआ करता था 5 साल का, तो वो घटा के अब 3 साल कर दिया गया। और उस समय नियम था कि इसके जो चीफ कौन होंगे, ह्यूमन राइट कमीशन के जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चीफ होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन बाद में बदल करके अब कर दिया गया कि अब कोई भी हो सकते हैं, कोई भी जज रहे जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज जो है कि इसके ये बन सकते हैं अध्यक्ष। पहले था कि केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बन सकते थे, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अब ये कर दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज जो रिटायर किए हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस नहीं भी रहे हैं, वो भी बन सकते हैं। तो ये थोड़ा चेंज कर दिया गया और बहुत सारे नए मेंबर्स को घुसाया गया इसमें। नए मेंबर्स में जैसे कि आपको जो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसके पदेन मेंबर हैं। फिर उसके बाद जो कमिश्नर हैं पूरे देश के, विकलांगता पर जो कमीशन बना हुआ है, तो विकलांग आयोग के जो कमिश्नर हैं वो भी इसके मेंबर हैं। तो इसी प्रकार से ये इसको बनाया गया कि भाई इसमें और डाला गया, इसमें वुमेंस आयोग, महिला आयोग का जो चेयरपर्सन है वो भी इसमें रहेंगी, माइनॉरिटी कमीशन के भी रहेंगे, चाइल्ड जो है कि प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो कमीशन बना हुआ है उसके भी जो है कि वो रहेंगे। तो कहने का मतलब कि इन लोगों को भी इसमें घुसाया गया और एक महिला सदस्य बहुत ज़रूरी कर दिया गया कि एक महिला होना ज़रूरी है। तो इसी ढंग से इसको रीस्ट्रक्चर करके ये ह्यूमन राइट कमीशन को 2019 के एक्ट के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया और 3-3 साल के कार्यकाल बनाया गया। बिहार में भी अगर आप देखिएगा तो बिहार में भी सन 2000 ईस्वी से यहाँ भी ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन काम कर रहा है, पटना में जो इसका मुख्यालय है। और अभी कुछ दिन तक जो चीफ जस्टिस थे दत्तू, वही जो है कि इसका काम देख रहे थे। इवन दिसंबर 2020 तक वो देखे हैं, 3-4 दिसंबर को शायद उनका टेन्योर ख़त्म हुआ। अभी सरकार घोषणा करेगी कि नेक्स्ट कौन होंगे, लेकिन जो है कि अभी तक तो कोई अलग से घोषणा
हमारे नॉलेज में अभी तक नहीं है कि अभी कौन है, और तो उनके जो अंडर में होंगे वो वही किन्हीं को चार्ज मिला होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो है ह्यूमन राइट कमीशन जो है, और ह्यूमन राइट के बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मानव के नाते मानव को जो अधिकार है कि भाई कोई भी आदमी को आप न भाषा के नाम पर, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न उसके अमीरी गरीबी के नाम पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसका जो ड्यूटी होता है ह्यूमन राइट के जो आयोग होता है, उसका जो ड्यूटी होता है वो ड्यूटी यही है कि भाई आप देखिए कि कहीं नौकरी में किसी का ह्यूमन राइट को क्रश तो नहीं किया जा रहा है, कोई आपका फिर कोई सरकार के द्वारा कोई गलत फैसला तो नहीं लिया गया जिसमें ह्यूमन राइट वायलेट हुआ, वगैरह 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 वगैरह, ये सब चीज़ देखना रहता है। दूसरी बात कि जो हर 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस में भी कार्यक्रम होता है। इस दिन 5 साल पर एक प्राइज़ दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस एक प्राइज़ देता है, ह्यूमन राइट कमीशन पर का जो यूनिवर्सल प्राइज़ दिया जाता है, जो सबसे अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है। और नोबेल शांति प्राइज़ भी जो है आपको 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि भाई इस दिन लोग सेलिब्रेट करते हैं, रैलियां निकालते हैं। 2008 ईस्वी में जब इसका पूरा हो गया था, आपका 60 साल हो गया था, तो उस समय भी स्पेशल प्रोग्राम हुआ था। फिर 2018 ईस्वी में भी स्पेशल प्रोग्राम हुआ था, जब इसका 70 साल हो गया था डिक्लेरेशन का, तो उस समय भी प्रोग्राम हुआ था। पूरे वर्ल्ड में जो है कि सब लोग को जागरूक करते हुए प्रोग्राम हुआ। और इस बार 2020 में जो है कि थीम है कि भाई रिकवर फास्ट, जो है कि जल्दी से रिकवरी करें और ह्यूमन राइट बचाने में लग जाए। तो सबके लिए जिम्मेदारी है कि ह्यूमन राइट बचना चाहिए सबका। तो ये जो चीज़ है ये ह्यूमन राइट के बारे में हो गया। अब हम लोग कुछ बात करेंगे कि क्या सही मायने में ह्यूमन राइट को हम लोग ख्याल रख पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भाई एक जो चीज़ है जो कि आदमी में विषमता है, कि पूरी दुनिया जो है अभी तो एक हो गई। आप देखिएगा कि कोरोना के नाम पर अब ये पूरी दुनिया एक हो गई है। पूरी दुनिया में एक ही चीज़ है और सब सरकार मिलजुल करके जो है कि कहीं ना कहीं नागरिक आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि अब आप देखिएगा कि बहुत जगह अब लगा दिया गया लॉकडाउन। तो लॉकडाउन लगा दिया गया तो जाहिर सी बात है जो रोज़ कमाते खाते थे उनकी रोजी रोटी चली गई और उनसे कोई पूछा नहीं गया। इस आधार पर उनसे भेदभाव किया गया। एक थ्योरी कहता है कि भाई आप इस ढंग से लॉकडाउन करके बीमारी के प्रसार को रोक सकते, लेकिन एक ही थ्योरी नहीं है। आपको पहले विचार करना चाहिए था कि क्या और भी दूसरा थ्योरी है, तो वो नहीं किया गया और ये लॉकडाउन लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये इसने ह्यूमन राइट को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए क्योंकि उनका रोज़गार चला गया। अभी भी देखिएगा कि स्कूल कॉलेज बंद है पिछले 7-8 महीने से। तो सोचिए कि जो आदमी, जो गरीब का बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है ऑनलाइन क्लासेस, लैपटॉप ख़रीदना होगा, उसको बहुत सारा गैजेट ख़रीदना होगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और आप वो सब दिए नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं तो भेदभाव तो हो जाएगा। क्योंकि वो बच्चा जो एक बार स्कूल छोड़ देगा वो दोबारा कभी वापस उसमें शामिल नहीं होगा। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि मज़दूरों का भी जो पलायन हुआ, जो लोग जहाँ काम कर रहे थे वहाँ से उनका पलायन हुआ, और उन लोगों को सरकार बिल्कुल, आप लॉकडाउन लगा दे रहे हैं तो कोई आदमी कहाँ है, उसका नौकरी नहीं है, उसका रहने को घर नहीं, आप कह रहे हैं घर में रहिए। और बहुत सारे लोग बेघर हैं, भारत में भी हर जगह भी बहुत लोग बेघर हैं। तो ऐसे केस में आप कैसे कह सकते कि आपने उनकी ह्यूमन राइट की रक्षा की। बहुत सारी बातें जो हैं मीडिया में नहीं आती हैं, क्योंकि मीडिया भी उन चीज़ों को नहीं छापता जो कि एक पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में जाती है बात। कहीं न कहीं अगर आप देखिएगा तो एक पूंजीवादी साजिश के तहत जो है कि ये फर्जी बीमारी और फर्जी इलाज जो इसको किया गया। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक सिंपल सर्दी बुखार को महिमा मंडित करके इतनी बड़ी बीमारी का दर्जा दे दिया गया, और उसको जो है कि उस पर ज़बरदस्ती ये कानून बना करके, एक्ट बना करके ये थोपा गया। तो ये कहीं ना कहीं आपके मानवाधिकार को बहुत ही गहरे ढंग से ये किया, और बहुत लोग बेरोज़गार हो गए, इकोनॉमी नेगेटिव में चला गया। तो इसमें जो लोग रोज़ कमाते खाते थे उनका तो पूरा का पूरा वो रोज़गार ही बैठ गया और बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ा, भारत में 30-40 करोड़ नए बेरोज़गार पैदा हो गए। अमेरिका तक में बेरोज़गारी बढ़ गया, ग्रोथ रेट नेगेटिव में आ गया।
तो ये सब चीज़ जो था कहीं न कहीं, और इसके साथ साथ एक तो ये पहलू है कि आपका बेरोज़गारी बढ़ गया और नेगेटिव जीडीपी चला गया। वो तो कृषि संभाल लिया कि कृषि का जीडीपी ज़्यादा कमा नहीं तो फिर ओवरऑल जीडीपी और ज़्यादा नीचे चला जाता। तो आप अगर ये सोचिएगा कि एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ क्या हुआ कि अंबानी जैसे लोग जो हैं, मुकेश अंबानी, वो जो है कि वो टॉप 20 अमीर से टॉप 7 अमीर बन गए पूरे वर्ल्ड के। और अगर 2-3 महीना और लगा दिया जाए लॉकडाउन तो फिर तो वो तो और ऊपर चले जाएंगे। तो अगर आप सोच के देखिएगा तो क्योंकि जो पैसा का फ्लो नीचे हो रहा था वो सब का सब फ्लो ऊपर होने लगेगा। तो इसमें ये जो चीज़ किया गया और वो बीमारी के नाम पर देश में इमरजेंसी लागू करने का, देश क्या पूरे यूनिवर्स में जो मानव अधिकारों का क्रश करने का एक नया हथियार लोगों को मिला कि भाई लोगों का हेल्थ प्रभावित होगा। तो किसी भी तरीके से आप ये सोच के देखिए कि इस ढंग का एक्शन करने से आप कह सकते हैं ना कि भाई ये ठीक है, ये बीमारी गंभीर है, आप लगा के रहिए मास्क। आप मास्क लगाना ही होगा ये कहना तो गलत है, ये धरती सबका है। तो इस प्रकार से अगर आपको डर लगता है आप 40 का मास्क लगाइए, ये क्यों कह सकते कि नहीं ये लगाना ही होगा, ये तो गलत है। तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी आंदोलन कर रहे थे उनका जो है कि चारों तरफ से जो है कि उनकी बातों को पहुंचने नहीं दिया गया, मीडिया सारा मैनेज कर दिया गया। और कुछ लोग जो है जो इसके खिलाफ़ बोले उनको जो है कि बर्बाद कर दिया गया। आप खुद देखिए कि अगर आप देखिएगा अमेरिका में ट्रंप क्यों हार गए, क्योंकि उन्होंने इसका पर्दाफाश किया था। उन्होंने बताया था कि भाई ये फर्जी बीमारी है और उनका तख्ता पलट कर दिया गया, उनको बिल्कुल हरवा दिया गया। तो ये आप खुद देखें कि वो उनका बस एक ही कसूर था कि वो सच्चाई को बताए थे कि ये फर्जी बीमारी है। तो अब इसमें होता क्या है कि अब देखिएगा तो भारत में प्रतिदिन 22,000 लोग रोज़ मरते हैं, अमेरिका में 7,500 लोग रोज़ मरते हैं, पूरे विश्व में 1.5 लाख लोग रोज़ मरते हैं। वो तो ऐसे भी मरेंगे क्योंकि जब जन्म हो रहा है तो मृत्यु तो होना निश्चित है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई, और आप डाटा नहीं दे रहे हैं, प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ, सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ। तो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ कुछ भी रहे और सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ में आप जो हर चीज़ में कोरोना घुसा दे रहे हैं। तो ये जो ज़बरदस्ती किया गया और पहले WHO को ख़रीदा गया, पूंजीवादी व्यवस्था जो है, पहले WHO को मैनेज किया, झूठे सिंपल बीमारी को पैंडेमिक बना दिया गया और उस प्रकार से जो है कि ये कुचक्र चला गया और इसमें किट बिचवाया गया, इसमें जो तो ये जो मानवाधिकार का हनन हुआ, ये इतना बड़ा हनन है और अभी सतत जारी है, पता नहीं कब तक होगा। ज़बरदस्ती आप किसी को वैक्सीनेट कीजिएगा। तो इस प्रकार का कहीं न कहीं ये चीज़ जो है, आज ये दिन है जिस दिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। तो इसको यदि समझने बैठिएगा तो भी आपको बात समझ में आ जाएगा। इस धरती पर करीब करीब 1 अरब आदमी ऐसा है, 1 से 1.5 अरब आदमी ऐसा है जिसका प्रतिदिन का इनकम, 1 महीने का इनकम 2.5 लाख रुपया प्रति महीना से ज़्यादा है। ऐसा आदमी धरती पर 1 से 1.5 अरब हो चुका है जो हर महीने 2.5 लाख रुपया इंडियन करेंसी से ज़्यादा कमाता है। और एक तो एक तरफ ये सच्चाई है, दूसरा सच्चाई ये है कि साथ ही साथ करीब करीब 7.8 अरब आदमी है धरती पर, उसमें से 1 अरब तो जो है 2.5 लाख प्रति महीना से ज़्यादा कमा रहा है। और करीब करीब 2 अरब आदमी ऐसा है जिसको कि $1 प्रतिदिन भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा भी आदमी है धरती पर, 2 अरब आदमी। तो सोचिए एक तरफ, और एक और दूसरी सच्चाई देखिए, 3 अरब आदमी ऐसा है धरती पर जो ओवरवेट है और 1 अरब आदमी ऐसा है जिसको कि 24 घंटे का कैलोरी नहीं मिल रहा है। तो ये जो असमानता है, ये जो आपने असमानता किया है, तो ये, और इसके बाद आप बोल रहे हैं कि ह्यूमन राइट इक्वल, तो ये कैसे होगा? लोग जनसंख्या को बदनाम करते हैं, उनका कहना है कि ज़्यादा जनसंख्या से धरती गर्म हो रहा है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। सच्चाई ये है कि एक अमेरिकन 10 गुना ज़्यादा एनर्जी खपत करता है प्रति व्यक्ति इंडियन के कंपेरिजन में। वो ऊर्जा का ज़्यादा उपभोग करता है, वो धरती का ज़्यादा दोहन करता है, तो वो ज़्यादा धरती को बर्बाद कर रहा है। ये धरती सबके लिए है और धरती एक ही है। तो ऐसे केसेस में अगर आप ज़्यादा दोहन कीजिएगा और आपको लगता है कि जनसंख्या इसके लिए दोषी है, क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग इसी ढंग से करते रहें। आप अपने धन के बल पर ये धरती को ज़्यादा भोगना शुरू करें और दूसरे को बेसिक अधिकार भी नहीं मिले। तो डायरेक्टली तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन इनडायरेक्टली जो है आप एक ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं धरती पर कि जो जिसका कोई से नहीं है, जिसका ना मीडिया में से है ना पॉलिटिक्स में से है, वो आदमी जो सर्वहारा वर्ग है, जो पॉलिसी नहीं बना सकता। कहने के लिए लोकतंत्र है, बट लोकतंत्र भी जेबी हो जाता है।
पार्टियां जेबी हो जाती हैं तो एक आदमी आता है, बिल फाड़ देता है और वो माना जाता है कि पूरा पार्टी फाड़ दिया। इस प्रकार से जेबी लोकतंत्र जो चलता है पूरे दुनिया में, जहाँ भी जो है कि आप देखिएगा, तो वैसे केसेस में जो है कि आपका ये ह्यूमन राइट अफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो 1 अरब लोग हैं उनको लगा कि अब तो धरती यही धरती है, तो इसको हमको ज़्यादा ज़्यादा दोहन करना है, तो क्यों नहीं हम कुछ लोगों को ख़त्म कर दें। तो वर्ल्ड का जो आप देखिएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, उसमें आप पाइएगा कि 2030 के बाद जो है कि आपका 2020 के बाद जो है कि ग्राफ को एकदम समतल करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि अगर जनसंख्या को इसी ढंग से बढ़ने दिया जाए तो सन 2100 तक जनसंख्या 11 अरब को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन उनका टारगेट है कि 2100 तक जनसंख्या को 9 अरब से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। ये टारगेट लेके चल रहे हैं और ऐसा तो मार नहीं सकते, लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट तरीका निकाले, फर्जी बीमारी फर्जी इलाज, और इस प्रकार से सिंपल सर्दी बुखार को महिमा मंडित करके पूरा शास्त्र गढ़ दिया गया। कोरोना के नाम पर सारा लिटरेचर बना दिया गया, हर बीमारी को कोरोना से जोड़ दिया गया। जैसे HIV का साजिश हुआ था, उसी प्रकार से कोरोना का साजिश हुआ, और कहीं न कहीं ये पूंजीवादी व्यवस्था को अपना सामान बेचने का और बीमारी का डर का, मौत का डर का भय पैदा करके जो है कि अपना कारोबार करने का पूरा मौका इनको मिला। और सब लोग साथ देता है इसमें, कोई भी मीडिया ये बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप ये करवा सकते थे, अगर ये बीमारी इतनी गंभीर है तो कौन आदमी मरना चाहेगा। जिस बीमारी का मोर्टलिटी रेट लेस देन जो है कि 1% हो और सब रिकवरी रेट मोर देन 95% हो, उस बीमारी को इतना ज़्यादा तवज्जो देने का क्या ज़रूरत है। और भी दुनिया में बीमारी है, तो वो लेकिन जानबूझ करके उस मुद्दे को एक भी मीडिया, एक भी चैनल ये नहीं उठाएगा, और उसके चलते कितने लोग मरे, कितने लोग बेरोज़गार हुए, ये डाटा नहीं दिया जाएगा। ये अगर जब कोरोना आया था उससे आप 1 साल पहले का देखिए कि अप्रैल 2019 में कितने लोग मरे, आप एग्जैक्ट डाटा निकालिए 2020 में कितने लोग मरे, अप्रैल 2020 में, दोनों को कंपेयर कीजिए तो आप खुद देखिएगा कि इसमें कोई ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है। ये सब जो है किसी भी चीज़ से लोग मरे वो नाम दिया जाएगा कोरोना का, मरेगा हार्ट अटैक से बोला जाएगा कोरोना, मरेगा कैंसर से बोलेगा। और अगर आप इसका सर्च कीजिएगा कि क्यों मौत हो रहा है, तो वो तो हो रहा है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से, एक्सेस कैलोरी खाने से। आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, आप खा रहे हैं 4000 कैलोरी, और उसमें करीब करीब 80% कार्बोहाइड्रेट है। ये एक्स्ट्रा कैलोरी आपके शरीर में या तो चर्बी बढ़ाता है तो मोटापा का रोग, अब चर्बी हार्ट में जमता तो हार्ट अटैक, लीवर में जमता तो फैटी लीवर, खून की नली में जमता तो ब्लड प्रेशर, हार्ट की नली में कोरोनरी आर्टरीज में जमता तो हार्ट अटैक, दिमाग की नली में जमता तो लकवा मारता। वो एक्स्ट्रा कैलोरी दिमाग में, शरीर में चर्बी के रूप में जमा होता तो अलग अलग बीमारी कराता, वो तेजाब के रूप में जमा होता तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी का बीमारी कराएगा, और नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन होगा। तो जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तभी इन्फेक्शन होगा। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट उतना ही लेते जितना आपका खर्चा है, ओवरऑल कैलोरी, एक आदमी अगर बिल्कुल एक सिंपल एडल्ट आदमी जो बिल्कुल मेहनत नहीं करे, एक जगह बैठा रहे, उसका खर्चा केवल 1500 कैलोरी है। और अगर एक घंटा भी चलेगा तो 300 कैलोरी और खर्च होगा। घर का सामान्य ऑफिस में बैठ के काम कीजिएगा तो ज़्यादा 200 कैलोरी खर्च होगा। तो एक आदमी को, अगर आप कोई एक घंटा भी चल रहा है और घर में छोटा मोटा काम कर रहा है, तो उसका मैक्सिमम खर्चा 2000 कैलोरी है। लेकिन अगर आप किसी भी आप आदमी का जोड़िएगा तो देखिएगा वो 3000 4000 कैलोरी खा रहा है, और उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है, और इसी का कारोबार बना दिया, इसी का वो पूंजीवादी व्यवस्था कारोबार खोज दिया। तो यानी एक तरफ से वो मौत का सामान भी दे रहा है और उसका दवा भी बेच रहा है, यानी दवा भी रहे, बीमारी भी रहे, डॉक्टर भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करें। तो एक तरफ से आप बीमार बना रहे हैं। आप कौन सा मुश्किल काम है। आप देखिए भारत में प्रति व्यक्ति 80 किलो चावल उपजता है 1 साल में, प्रति व्यक्ति 71 किलो गेहूँ उपजता है 1 साल में, और प्रति व्यक्ति केवल 15 किलो दाल उपजता है 1 साल में। दाल को आयात किया जाता है, तेलहन को आयात किया जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए, आप जो ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दे रहे हैं ये सबको, और एक तरफ बीमार बना रहे हैं, नहीं तो कौन सा मुश्किल चीज़ है। आप और से जो आप हाई कार्बोहाइड्रेट उपजाते हैं, इससे आपका मिट्टी भी ख़राब होता है, क्योंकि वो तो सारा पानी सोख लेता। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब हुआ कि वो सारा पानी सोख लेगा। तो जब वो पानी सोख लेगा, आपका वो ग्राउंड वाटर ख़त्म कर देगा वो। और बीच में दलहन लगा सकते थे, आप दलहन नहीं लगाइएगा तो, और दलहन का कमी भी है आपको, फिर भी आप चावल उपजा रहे हैं, गेहूँ उपजा रहे हैं, और अभी किसान आंदोलन हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये जो व्यवस्था बनाया गया है, ये पूंजीवादी व्यवस्था, इसमें ये बिल्कुल सब देशों का भेद मिट गया। जो पूंजीवादी लोग जो हैं वो एक मत हैं, और इसको लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि चाइना में पूंजीवाद नहीं है। चाइना में तो सुपर डुपर पूंजीवाद है,
वो कहने के लिए अब रह गया, नाम का खाली कम्युनिज़्म रह गया, वो सब तानाशाही बन गया और सब पूंजीवादी व्यवस्था का ही वो ये बन गया। तो हमको अपना सामान बेचना है, हमको किट बेचना है और मौत के डर का शराब पिलाना है। तो ये चीज़ है। अगर ये सही में गंभीर बीमारी है तो कोई आदमी मरना तो चाहेगा नहीं। आप उसको बोलिए कि ये गंभीर बीमारी है, मास्क लगाओ, तो लेकिन आप खुद सोचिए कि वो आदमी जो है तो वो तो जाहिर सी बात है लगाएगा। लेकिन जब वो देख रहा है कि हमारा पड़ोसी को कोरोना हुआ कुछ नहीं हुआ, उसको कोरोना हुआ कुछ नहीं हुआ, उसको हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो पब्लिक भले ही उतना पढ़ा लिखा ना हो लेकिन इतना तो जानता है कि इतना गंभीर कोई बीमारी है नहीं, इसलिए वो लोग लगाना छोड़ दिया, वो मास्क लगाना छोड़ दिया बहुत लोग। अभी लोग यहाँ चुनाव हुआ बिहार में, तो चुनाव में सभाओं में इतना कोरोना फैला एक से दूसरे को, वो उसमें दिक्कत नहीं हुआ, उसमें कोरोना नहीं फैला, लेकिन अभी बच्चों का स्कूल चलने में कोरोना फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना होगा कि जो मानवाधिकारों का जो हनन हम लोग शुरू किए हैं मौत के डर का शराब पिला करके, और जनता उतनी जागरूक नहीं है, तो इसलिए पूरे विश्व को अभी इस मुद्दे पर एकजुट हो जाना होगा और उन मीडिया को भी उन चीज़ों को भी दिखाना होगा कि जो हर जगह रैलियां हो रही हैं, विरोध हो रहा है। अभी गुजरात में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया। अब सोचिए कि जो आदमी रोज़ कमाता खाता वो तो गुलाम हो जाएगा, वो तो पूरी तरह से, उसका बच्चा तो पढ़ना छोड़ दिया। अब कितने लोग जो पढ़ना छोड़ दिए वो तो कभी दोबारा स्कूल जाएंगे नहीं, वो सिंपल छोटा मोटा नौकरी करके रह जाएंगे। नौकरी क्या, वो सिंपल दास बन के रह जाएगा। गरीब का जो बच्चा होगा वो तो पढ़ाई एक बार जो छोड़ा वो सिंपल मजदूर बन के काम करेगा और तो कुछ करेगा नहीं। अमीरों का वो खाली वो सिंपल मजदूर बन के उसका क्षुधा और उसकी जो भौतिक जो विलासिता है उसको वो पूरा करेगा और क्या करेगा। जो गरीब की जो बच्ची होगी वो उसका वेश्यावृत्ति में जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये किया गया कोरोना के नाम पर, जो मानवाधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया, तो कहीं न कहीं लोगों को इस मुद्दे पर अब सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं पर भी ये बहस नहीं हुआ कि क्या केवल यही तरीका है रोकने का, क्या केवल यही तरीका है कि जिसमें कि आप किसी से पूछे नहीं और स्वास्थ्य इमरजेंसी लागू कर दीजिए। तो इसको सोचना चाहिए। और क्या हुआ, आपने लागू किया तो क्या हुआ। भारत में अब आंकड़ा 90 लाख 1 करोड़ के पास पहुंचने वाला है, और कभी 200 था तो आप बहुत डरते थे। अगर ये इतना ही सीवियर बीमारी था तो फिर आज तो 1 करोड़ है को पहुंचने वाला है, तो आज लोग क्यों नहीं डर रहा है। तो ये झूठा मूठा ये बनाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया और उसके नाम पर जो है कि सारा चीज़ किया गया। सबसे बड़ी बात जो मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। और पूरे दुनिया को ये जानना होगा कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ये नहीं देखता है कि अब इसमें दुनिया में 2 ही वर्ग हो गए हैं, अमीर और गरीब। तो जो अमीर है वो अपनी विलासिता को कम करने को तैयार नहीं है, वो और ज़्यादा से ज़्यादा धरती का दोहन करना चाहता, और वैसे केसेस में उसको अपने आँखों का रोड़ा नज़र आता है, आँखों में घुसा हुआ पत्थर नज़र आता है कि जो है कि वो गरीब जो उतना पॉपुलेशन में उसको ये रोड़ा नज़र आता है। उसको लगता है कि ये लोग भी उपभोग कर रहा है तो चलो हमारे हिस्से में कम आ रहा है, तो इसलिए वो इनडायरेक्टली उसको मारना चाहता है, और इसी की वजह से ये जो है लाया गया। हो सकता है कि हमारी ये जो बातें हैं जो कुछ लोगों को अच्छी ना लगें, बहुत लोग इससे एक मत नहीं रखें, लेकिन फिर भी आप ये खुद सोचिए कि क्या चप्पल पहनने का कोई कानून है, लेकिन फिर भी लोग चप्पल पहनते हैं, चप्पल पहन के ही चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप ये मास्क क्यों थोप रहे हैं कि ये लगाना ही होगा। जिसको डर है वो 20 को लगाए, पूरा पीपीई किट पहन के रहे। लेकिन आप जिस दिन कोविड एक्ट ख़त्म हो जाएगा उस दिन कोविड ख़त्म हो जाएगा। जब तक ये इलाज होना चाहिए, कोविड का इलाज हो रहा है, कोरोना का आप खुद सोच के देखिए। जिस आदमी को कोई लक्षण नहीं है, खाली पॉजिटिव नेगेटिव का इलाज हो रहा है। यही चीज़ HIV में भी था। यदि हमको कोई कंप्लेन नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हमारा इलाज क्यों होना चाहिए। यदि हमको खांसी है, हमको बुखार है, बहुत दिनों से बुखार है, खांसी है, ठीक नहीं हो रहा है, तब हमारा इलाज होना चाहिए। लेकिन यहाँ इलाज तो हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का। जो लोग होटल में बैठ करके होटल को अस्पताल बना दिया गया। तो इस प्रकार से लोग अभी भी सोशल मीडिया पर ये कर रहे हैं जैसे कि बहुत अच्छा बीमारी हुआ उनको, कि अरे कोरोना हो गया, हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। ये क्या ट्रेंड शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है कि इसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो इसीलिए आज का ये दिन है जिस दिन हमें ये समझना होगा, इस पर मिल बैठ के बात करना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा कि कम से कम इस प्रकार से कोई सरकारें ना करें पूरे देश में और पूरे विश्व में। आप देखिएगा कि तंजानिया का राष्ट्रपति क्या किया कि भेड़ बकरी इस भैंस सबको जांच करा दिया और सबका कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो वो कहा कि तो आदमी मास्क लगा रहा है, जानवर कहाँ मास्क लगा रहा है, तो ऐसे तो फैलते जाएगा। कद्दू कोहड़ा का भी जांच करा, वो भी पॉजिटिव आ गया।
फिर उसके बाद एक ही आदमी को 10 बार जांच कराएगा तो 5 बार पॉजिटिव 5 बार नेगेटिव। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं इतने लोगों को बेरोज़गार बनाना, बच्चों का स्कूल बंद कर देना, प्राइवेट जितना भी अभी देखिए सारा पर्यटन उद्योग चौपट कर दिया। तो ये इस प्रकार से किसने अधिकार दिया इस प्रकार से करके ये किया जाए, तो कहीं न कहीं इस पर लोगों को सोचना होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ घटता है तो उसका एक थीसिस बनता है। मार्क्स ने कहा था थीसिस के बाद एंटीथीसिस आता है और तब फिर सिंथेसिस हो जाता है। तो यदि कुछ लोग ऐसा चल रहे हैं, कुचक्र कर रहे हैं, जैसे कि आया था कि भाई बिल गेट्स और डॉक्टर फॉसी इन साजिशों में शामिल हैं, जो वर्ल्ड के टॉप 10 अमीर हैं, क्योंकि वो तो सुनने में आया कि वो बहुत पहले ही 2019 से भी पहले वो भविष्यवाणी कर दिए थे कि अब कोरोना आने वाला है। तो उनको कैसे पता चल गया कोरोना आने वाला है? तो कहीं न कहीं पूरे ग्लोब में इस प्रकार से वहम फैला करके और जो है कि अपना उल्लू सीधा करना, क्योंकि आखिर लोग मर रहे हैं किसी और चीज़ से और बोल रहे हैं, और वो मर रहे हैं क्योंकि वो जम के खा रहे हैं। इस धरती पर अभी भी इतना अन्न उपजता है कि जितना पॉपुलेशन है उससे कम से कम दुगना तिगुना को खिलाया जा सकता है, लेकिन जो है कि अभी भी करीब 40% अन्न बर्बाद होता है आपका, और जो है कि करीब 60% फल बर्बाद होता है। तो अगर आप मिलजुल के रहिएगा, 3 अरब आदमी ओवरवेट है, वो अपना डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक लकवा से परेशान है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और एक तरफ वो पॉपुलेशन आपका 1 अरब जिसको मिल नहीं रहा है। तो आप अगर कहीं न कहीं अगर आपको ये देखना होगा कि एक ह्यूमन का जो राइट है, तो एक ह्यूमन को जितना कैलोरी मिलना चाहिए वो सबको मिलना चाहिए, और जो एक्सेस में ले रहा है वो कहीं न कहीं वो गलत कर रहा है। तो अगर लेकिन फिर भी अगर उसका अधिकार है, उसको लेने का मन है तो वो ले, लेकिन ये बात सबको बताना होगा कि आप जो एक्सेस खा रहे हैं उससे बीमारी हो रहा है। तो आप अगर कुछ होते हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। हर आदमी को 2 घंटा रोज़ टहलने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि और नहीं तो उनको बताना चाहिए कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम बीमार पड़ोगे। तो ये तो बेसिक चीज़ है, कुछ चीज़ बेसिक चीज़ है। तो ये भारतीय संस्कृति में देखिएगा वसुधैव कुटुम्बकम की बात है, तो यहाँ तो ह्यूमन राइट के बारे में लोग पहले से सचेत हैं। तो इसीलिए गीता में कहा गया कि पूरा दुनिया जो है वो एक परिवार के समान है, और सब लोग, अगर कोई इस धरती पर कोई भी आदमी कष्ट में है, दुखी है, बीमार है, तो समझिए आप भी कहीं न कहीं बीमार हैं। तो इस ढंग से सोचने की आवश्यकता है। हालांकि इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ, कोरोना से एक कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ। वो ये हुआ कि कम से कम जो अभी धरती पर ज़बरदस्त उपभोग हो रहा था, तो केवल 40 साल का तेल बचा था, 120 साल का गैस बचा था, और 400 साल का कोयला बचा था। तो अब कम से कम उपभोग में कमी आई है, तो जाहिर सी बात है वो सब लंबे समय तक चलेगा, और मानव जाति सूरज से और भी जब चीज़ों से वो एनर्जी पैदा करने के उपलक्ष्य में लगेगा। तो कुछ न कुछ पॉजिटिव तो भी है इसमें, और ये नेगेटिव भी है, लेकिन है कि चर्चाएं होती रहनी चाहिए, वाद विवाद होता रहना चाहिए, तभी कुछ नया चीज़ आता है। कुछ तर्क है जिसमें कि ये कोरोना जो है ये मानवाधिकार के खिलाफ़ नज़र आता है, कहीं न कहीं ये कोरोना का साजिश, तो ये उसके खिलाफ़ में नज़र आता है। तो इसीलिए जो है कि आज के इस समय में विश्व मानवाधिकार दिवस में हमें इन मुद्दों को भी याद रखना चाहिए, और कुछ पल के लिए विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। किसी चीज़ को एक तरफा करके मत टाल दीजिए कि नहीं ऐसा ही है, वैक्सीन से ही लोग बचेंगे। तो वैक्सीन से तो कुछ लेके कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप ज़्यादा चीनी खाए रहिएगा वो तो वैक्सीन दिक्कत करेगा ही आपको, ऐसा तो है नहीं। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि वैक्सीन के बाद लोग मरना बंद कर देंगे, तो किसी बीमारी से मरेंगे नहीं। लेकिन आज जिस ढंग से किया जा रहा है कि एक बीमारी के लिए आपको पूरा सब कुछ बंद कर दिया गया, तो किसी को कोई पूछा नहीं गया, तो ये जो है कि कहीं न कहीं ये मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। और अगर इस प्रकार का ट्रेंड अगर चलते रहा धरती पर कि स्वास्थ्य के रीजन पर इस प्रकार से एक नया ही तरीका ढूंढ लिया गया कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए, तो ये जो है किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जाएगा। तो कहीं न कहीं आज वो दिन है जिस दिन आपको इस पर सोचने की आवश्यकता है। मैंने तो कोरोना पर भी 30-40 वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो तो वहाँ भी देख सकते हैं। कोरोना एक वैश्विक भ्रम, वो भी देख सकते हैं। मैंने जब वैक्सीन पर वीडियो बनाया तो यूट्यूब उसको हटा दिया 6 घंटे के अंदर, तो कहीं न कहीं उससे भी साजिश का बू आया, और बाद में वो वीडियो हमने लगा दिया जो है कि आपका फेसबुक पर। तो फेसबुक पर क्रांति चंदन जाकर करके सर्च कीजिएगा, हमारा अकाउंट खुलेगा, और उसी में पीछे 28 मई का जो पोस्ट में वो लगा हुआ है, जिसमें हमने वैक्सीन पर वीडियो बनाया था, जिसको यूट्यूब हटा दिया। तो
इसीलिए आज के दिन मैं इन बातों को आपके सामने रखना चाहता था। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मैं एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना पसंद करता हूं, क्योंकि भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी ठीक किया जा सकता है। ये चीज़ प्रैक्टिकली मैंने करके देखा। इंदिरा गांधी में करीब करीब 1 लाख मरीज़ देखा, तो उसी से हमें ये पता चला कि भाई सब बीमारी का जड़ है आपका गलत भोजन। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। जब तक भोजन नहीं सुधारिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, और जब भोजन सुधार दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। 2 घंटा चलना हर आदमी के लिए ज़रूरी है। और अगर किसी को कैंसर है, किडनी खराब है, तो उसको तो 4-5 घंटा टहलना चाहिए। अंकुरित चनाकृत मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, दाल जम के पीजिए, रोज़ 2 घंटा टहलिए, तो हर बीमारी को भी काबू पा सकते। और ज़िंदा रहने के लिए बहुत कम कैलोरी का ज़रूरत है। ज़्यादा कैलोरी मत लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा है, दूसरे को दीजिए, ताकि सब लोग जो है कि थोड़ी थोड़ी खुशियाँ सबको मैसर किया जा सके, सबको पहुंचाया जा सके, सबको दिया जा सके। तो कुछ इन्हीं सब बातों के साथ आपसे हम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। तो आपने हमें बहुत प्यार दिया है। करीब करीब 1100 के 1200 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो ये हमारे एक परिवार के समान हैं। चूँकि ये अच्छा लगता है कि चलो कुछ जो भी आदमी सोचता है वो कहीं ना कहीं वीडियो बना करके उसको एक रूप देना चाहता है आदमी, ताकि वो, चूँकि किताब लिखना बहुत लेंदी काम है, लेकिन अगर आप बोल भी देते हैं तो वो भी एक रिकॉर्ड के रूप में रह जाता। तो आज की दुनिया में पॉजिटिविटी भी है, कहीं अच्छा भी हुआ, लोग ऑनलाइन काम करने लगे हैं। और ये तो मेंडल का सिद्धांत है भाई कि जो है कि सर्वाइवल फिटेस्ट वो जीतता है। तो उस ढंग से सोचिएगा तब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये मानवाधिकार का थोड़ा सा तो हनन हुआ है इसमें। तो ये सब कोरोना के दौर में मानवाधिकार दिवस पर मेरा ये वीडियो था। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आपको जो इस पर आपत्ति होगा वो हमको लिखिएगा, बताइएगा। कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में उसका भी हम अलग से वीडियो बना करके आपको जवाब दें। लिखने में, ईमेल में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8969953194। 7 से 8 सुबह में या फिर 10 बजे रात में आप फ़ोन कर सकते। और कोई भी बीमारी के संबंध में आप हमसे ये कर सकते, फ़ोन कर सकते। केवल हम चमड़ा नहीं, BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी ये सब भी ठीक करते, क्योंकि सबका कारण आपका गलत भोजन है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो प्रोटीन डाइट, नहीं टहलना, ओवर कैलोरी डाइट, और कम से कम 6 घंटा का भी गहरी नींद नहीं लेना, और कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना, ताकि विटामिन D तैयार हो। ये सब कुछ मूलभूत कारण है जिसके चलते बीमारी होता है। और अगर हम इसको मैनेज करके रखें तो खुश रहेंगे, और दूसरे को भी जो है कि इक्वल कैलोरी हम पहुंचा पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे भी अलग अलग वीडियोज़ में आपसे मिलता रहूँगा। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और मानवाधिकारों को, एक दूसरे के मानवाधिकारों का कद्र हम लोग करें। और जो है कि जहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उसको कम से कम बोलें ज़रूर एक मंच पर, ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े प्यार से मेरे बातों को सुना। तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।